जय हिंद मेरे साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हमारे पंचम प्रश्न पत्र जो कि हिंदी का हुआ था, टेस्ट नंबर 5 था और पेपर नंबर 5 के लिए ही हुआ था ये, इसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। समय इसके लिए 3 घंटे निर्धारित किया गया था और पूर्णांक भी 200 अंक का था। साथियों, इस प्रश्न पत्र को आज हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे लिखना था, किस प्रकार इसके उत्तर देने थे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। पल्लवन क्या होता है? पहला प्रश्न था, पल्लवन क्या होता है? सबसे पहले 3 मार्कर क्वेश्चन थे, जो कि 20 प्रश्न थे। कुल 60 अंकों का ये पहला प्रश्न था। तो पहला प्रश्न है कि पल्लवन क्या होता है? अब इसको समझेंगे हम, पल्लवन को कैसे लिखना था। पल्लवन सबसे पहले 3 मार्कर में आप लिख लें, सबसे पहले एक छोटी सी हेडिंग दे दें, उसके बाद फिर लिखना चालू करें। तो सबसे पहले देखते हैं पल्लवन। पल्लवन किसी बीज रूपी सूत्राबद्ध सुगठित एवं गुंफित विचार या भाव, जैसे सूक्ति, कहावत या मुहावरा जैसे भाव को उसके केंद्रीय भाव के परितः विस्तार से प्रस्तुत करना ही पल्लवन कहलाता है। ये हमने पल्लवन की एक परिभाषा दे दी डिटेल में, उसके बाद एक छोटी सी और दे देंगे। संक्षिप्त विषय का विस्तार ही पल्लवन है। इस प्रकार हमको पल्लवन लिखना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था कि संक्षेपण क्यों आवश्यक है? संक्षेपण क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकताओं पर नजर डाल लेते हैं। संक्षेपण की आवश्यकताएं: केंद्रीय विषय वस्तु पर आधारित सामग्री को प्रदान करने में संक्षेपण की आवश्यकता होती है। अप्रासंगिक, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों के त्याग में, अर्थात ऐसी बातें जो कि प्रासंगिक नहीं हैं और बार बार दोहराई जा रही हैं और जो आवश्यक भी नहीं है, उन बातों के त्याग करने के लिए संक्षेपण की आवश्यकता होती है। विवरण को उपयोगी तथा सारगर्भित बनाने हेतु जो विवरण दिया गया है उसको उपयोगी बनाना है, अर्थात जो बहुत बड़ी डिटेल दी हुई है वह बिना काम की है, उसको काम के लिए बनाना है और सारगर्भित बनाना है, गागर में सागर भरने जैसा बनाना है, इसलिए संक्षेपण की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला कौन सा था कि पल्लवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पल्लवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, इस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो पल्लवन करते समय ध्यान देना है कि अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। पल्लवन को हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखा जाना चाहिए। साथियों, यह वाला प्रश्न था, यह सीधे रूप से यह पूछ रहा था कि पल्लवन के नियम लिखिए। उसी प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हुए लिख दिया था कि पल्लवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। तो आपको जो नियम है वो ही लिखना है। तो पल्लवन अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, व्यास शैली में लिखा जाना चाहिए, व्यास शैली अर्थात विस्तृत शैली में लिखा जाना चाहिए, मूल भाव का विस्तार होना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए, अनावश्यक उदाहरण नहीं देने चाहिए। यहाँ पर अनावश्यक उदाहरण लिखा है, मतलब जो आवश्यक है वो उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक नहीं है वो उदाहरण नहीं दिए जा सकते। भाषा स्पष्ट और मौलिक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए और मौलिक होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा खड़ी बोली का प्रयोग नहीं करना है। ये पल्लवन के लिए ध्यान देने योग्य बातें थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था, शासकीय पत्र क्या होते हैं, बताना है। शासकीय पत्र में हम लिखेंगे कि सरकार के कामकाज में प्रयुक्त होने वाले ऐसे औपचारिक पत्र हैं जिनमें सरकार की नीति या समस्या का उल्लेख होता है तथा इनका एक निश्चित प्रारूप व शैली होती है, शासकीय पत्र कहलाते हैं। इसका मतलब है कि शासकीय पत्र ऐसे पत्र होते हैं जो सरकार के काम में प्रयुक्त होते हैं और जिनमें सरकार की नीति समस्या का प्रयोग किया जाता है, उल्लेख होता है। ये वाला प्रश्न हमने लिखा, इसमें हमने उसकी विशेषता भी बता दी कि सरकार के लिए प्रयुक्त है, औपचारिक है, सरकार की नीति समस्या लिखी है और इनका एक निश्चित प्रारूप भी होता है। इस प्रकार से हमने लिखें तो अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना होगी। शासकीय पत्र समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न कौन सा था? अर्धशासकीय पत्र लिखना था। अर्धशासकीय पत्र देख लेते हैं। अर्धशासकीय पत्र सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार के अंतर्गत सूचनाओं या विचारों के आदान प्रदान हेतु जब गोपनीय मामला होता है तो शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे पत्र जो सरकारी अधिकारियों के मध्य आपसी व्यवहार को संवाद के रूप में स्थापित करने के लिए सूचनाओं एवं विचारों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। ये अर्धशासकीय पत्र के बारे में एक संक्षिप्त 3 मार्कर के हिसाब से बात हो गई है। अगला प्रश्न है, परिपत्र। परिपत्र क्या होते हैं? तो परिपत्र जिसे गश्ती चिट्ठी भी बोला जाता है,
जब कोई आदेश, सूचना आदि को मंत्रालय या विभाग में बहुत से अधिकारियों को एक साथ देनी होती है या उनसे सूचना अपेक्षित होती है, तो वहां पर प्रयुक्त प्रारूप को परिपत्र कहा जाता है। जो सर्कुलर होता है, जब कोई मंत्रालय या विभाग अपने निम्न अधिकारियों को कोई सूचना देता है तो या उनसे कुछ जानकारी लेता है तो सर्कुलर जारी किया जाता है। यही परिपत्र के बारे में था। इस प्रकार 3 मार्कर में परिपत्र लिखा जा सकता है। प्रपत्र क्या होते हैं? प्रपत्र क्या होते हैं? प्रपत्र यानी प्रोफार्मा, या जिसको हम फॉर्म बोलते हैं, आवेदन पत्र। एक ऐसा पत्र प्रारूप जिसमें आवेदनकर्ता से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी जाती हैं, प्रपत्र कहलाता है। प्रपत्र ऐसा पत्र का प्रारूप है जिसमें जो कोई भी आवेदन करता है उससे जानकारियां ली जाएंगी। इसमें रिक्त कॉलमों में जानकारियों को भरा जाता है। इसका उपयोग प्रवेश, रजिस्ट्रेशन आदि हेतु में किया जाता है। यह प्रपत्र में आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न है, विज्ञापनों की आवश्यकता क्यों होती है? तो विज्ञापनों की आवश्यकता क्यों होती है ये देख लेते हैं। यहाँ पर विज्ञापनों की आवश्यकता में सरकारी विज्ञापन पर आधारित रहना है हमको, ज़्यादा ये एडवर्टाइजमेंट पे नहीं जाना जो टीवी पर आती हैं। तो विज्ञापनों की आवश्यकता, हेडलाइन दी, आगे लिखेंगे 3 पॉइंट। किसी सरकारी उत्पाद की बिक्री तथा टेंडर को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापनों की आवश्यकता होती है। नंबर दूसरा है, सरकारी विभाग, मंत्रालय, कार्यालय में आवेदन आमंत्रित करने हेतु। जब आवेदन आमंत्रित करने होते हैं, जैसे किसी नौकरी का यदि टेंडर निकला, किसी नौकरी की निविदा निकली, तो उसके लिए आमंत्रण पत्र जो बुलाने हैं वो भी विज्ञापन के द्वारा ही फैलाई जाती है सूचना, और उसके बाद प्राप्त कर लिए जाते हैं आवेदन। अगला है, किसी उत्पाद के प्रचार हेतु। यदि कोई उत्पाद है उसके प्रचार हेतु भी विज्ञापन का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो अगला प्रश्न था कि आदेश क्या होता है। आदेश पर देख लेते हैं, आदेश क्या है। आदेश आंतरिक प्रशासन में कार्यरत अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्ति, नियमों, अवकाशों आदि की सूचना प्रदान करने हेतु कार्यालय आदेश का प्रयोग किया जाता है। आदेश क्या है? जो इंटरनल प्रशासन है, आंतरिक प्रशासन है, उसमें जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको जो जानकारियां देना है, किसकी? नियुक्ति की, नियमों की, छुट्टियों आदि की, तो उसके लिए आदेश पत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रारूप को उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चेतावनी देने में, स्थानांतरण आदि देने में, वित्तीय स्वीकृति देने आदि में भी किया जाता है। इस प्रकार आदेश को आप लिख सकती थी। अगला प्रश्न है पृष्ठांकन। पृष्ठांकन क्या होता है देख लेते हैं। जब किसी सरकारी पत्र को कार्यवाही के लिए भेजा जाता है तो उसके पिछले पृष्ठ पर जो टिप्पणियां की जाती हैं उसे पृष्ठांकन कहते हैं। पृष्ठांकन से इसका अर्थ है कि पेज पर ही लिख देना। जब अपन ने किसी पत्र को कार्यवाही के लिए किसी अधिकारी को दिया तो उसने कुछ टिप्पणी उसके पीछे के ही पेज पर कर दी, तो वह क्या कहलाती है? पृष्ठांकन कहलाती है। इसमें संक्षिप्त दिशा निर्देश भी शामिल होते हैं। संक्षिप्त दिशा निर्देश शामिल होते हैं पृष्ठांकन में। अगला है प्रश्न देख लेते हैं कि स्मरण पत्र क्या होते हैं। स्मरण पत्र, जब किसी सरकारी पत्र का उत्तर संबंधित मंत्रालय, विभाग से उचित समय पर नहीं मिल पाता है या विलंब की स्थिति उत्पन्न होती है तो कार्यवाही को स्मरण कराने के लिए जिस पत्र प्रारूप का प्रयोग किया जाता है उसे स्मरण पत्र कहते हैं। स्मरण पत्र ऐसा पत्र प्रारूप है, साधारण अर्थों में समझें तो हमने किसी कार्यालय में कोई पत्र पहले दिया था कार्यवाही को करने के लिए, लेकिन वह कार्यवाही अभी तक संपन्न नहीं हुई है, तो जो अभी तक संपन्न नहीं हुई है उसी को हम याद दिलाने के लिए एक और पत्र भेज देते हैं। उसी पत्र को स्मरण पत्र कहा जाता है। पहला स्मरण पत्र 30 दिन बाद भेजा जाता है और दूसरा स्मरण पत्र 15 दिन बाद, और तीसरा स्मरण पत्र जो होता है वो 7 दिन बाद भेजा जाता है। यह स्मरण पत्र के बारे में लिख सकते थे। अगला प्रश्न है टिप्पण लेखन किसे कहते हैं। टिप्पण लेखन क्या होता है? टिप्पण लेखन भी देख लेते हैं। टिप्पण लेखन अर्थात नोटिंग वह विधि जिसके माध्यम से किसी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर निष्पादन को सरल बनाने के लिए कार्यालय के अधिकारियों द्वारा टिप्पणियां लिखी जाती हैं उसे टिप्पण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि टिप्पण लेखन एक विधि है जिसके द्वारा यदि कोई आवेदन आया है तो उस पर अधिकारियों से उनके मत जाने जाते हैं, उसे ही
टिप्पण लेखन कहते हैं। वो जो लिखते हैं वह टिप्पणी होती है और यह विधि, ये जो क्रिया है वह टिप्पण लेखन कहलाती है। टिप्पण लेखन संक्षिप्त एवं सुस्पष्ट होते हैं। इनकी भाषा संयत व शिष्ट होती है। यह टिप्पण लेखन 3 मार्कर में लिख सकते थे। अगला है प्रतिवेदन क्या होता है। प्रतिवेदन की बात कर लेते हैं। प्रतिवेदन क्या होता है? प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट। प्रतिवेदन किसी प्रश्न, घटना या समस्या उत्पन्न होने पर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए की जाने वाली पड़ताल से प्राप्त जानकारी का विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। साधारण अर्थों में प्रतिवेदन रिपोर्ट क्या होता है कि यदि कोई घटना हुई थी, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, उससे जो भी प्रश्न निकल रहे हैं उनके यदि हल हमको ढूंढना है, तो जो विवरण हमने ढूंढा है, जो मेहनत हमने की है, उसकी लिखित जानकारी जो है वह रिपोर्ट कहलाती है। प्रतिवेदन लिखित या मौखिक हो सकता है। इसमें संपूर्ण विवरण होता है और बिंदुवार वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इतनी जानकारी प्रतिवेदन के लिए पर्याप्त है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था प्रशासन में प्रतिवेदन का महत्व बताइए, कि प्रतिवेदन का क्या महत्व होता है प्रशासन में। तो महत्व देख लेते हैं। विषय से संबंधित पूरी जानकारी की जांच पड़ताल की जो जानकारी है उसकी ठोस रूप से प्राप्ति हेतु। इसका मतलब है जो विषय है उसकी जांच पड़ताल जो हुई है उसके बारे में ठोस जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है। कोई सिफारिशें हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक प्रशासन की सरलता में, इसका मतलब है जो आंतरिक प्रशासन की कार्यप्रणाली है उसको सरल बनाने के लिए भी प्रतिवेदन का प्रयोग किया जाता है। अगला है अनुभव आधारित कार्यवाही के संचालन में। इसका मतलब है कि प्रतिवेदन तैयार करने के लिए जिन अधिकारियों की जिनकी नियुक्ति की जाती है वे अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं। इसीलिए अनुभव आधारित कार्यवाही के संचालन के लिए प्रतिवेदन का प्रयोग भी किया जाता है। यह प्रश्न भी पूरा हो गया प्रतिवेदन का महत्व। साथियों, इनका उत्तर लिखते समय यदि आपको समस्या होती हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। बाकी समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगला है पल्लवन और व्याख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का मतलब है कि पल्लवन और व्याख्या क्या एक जैसे ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग अलग में अंतर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं अंतर पल्लवन और व्याख्या में क्या क्या होता है। पल्लवन और व्याख्या। पल्लवन एक गुंफित विचार का विशदीकरण है, अर्थात विस्तार है। एक गुंफित विचार है उसका विशदीकरण पल्लवन कहलाता है। और व्याख्या क्या है? व्याख्या दी गई पंक्तियों की अर्थात्मक अभिव्यक्ति है, अर्थात उनका जो अर्थ होता है उनमें निहित जो भाव है उसकी अभिव्यक्ति है। पल्लवन मूल या केंद्रीय भाव के इर्द गिर्द विस्तार करते हैं। पल्लवन में जो मूल भाव होता है उसके आसपास ही विस्तार किया जाता है, जबकि व्याख्या में पंक्ति के आंतरिक ज्ञान का विस्तार किया जाता है। इसका मतलब है कि व्याख्या में जो पंक्तियां हमको दी गई हैं उनके शब्दों के जो मूल अर्थ हैं और उन अर्थों के जितने भी आयाम हो सकते हैं उन पर चर्चा की जाती है। जैसे कोई एक पंक्ति दी है, उसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो उन तीनों अर्थों का वर्णन ही व्याख्या कहलाता है। पल्लवन में उदाहरण दिए जा सकते हैं, व्याख्या में नहीं दिए जा सकते। पल्लवन में कहावतों व मुहावरों का प्रयोग हो सकता है और व्याख्या में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पल्लवन और संक्षेपण में हमने अंतर देख लिया। अगला प्रश्न है कि क्या ईमेल पत्र लेखन के समान है? तो देख लेते हैं क्या ईमेल वास्तव में पत्र लेखन के समान है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप पहले उत्तर लिखें कि हाँ या ना। यदि हाँ है तो समानताएं लिख दें, यदि ना है तो उसमें अंतर लिख दें। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, ईमेल पत्र लेखन के समान ही है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विधा है। हमने बता दिया कि हाँ बिल्कुल समान है, परंतु अंतर बस इतना है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक विधा है। अब हम समानताएं लिख देंगे। इसमें कागज का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। प्रेषण हेतु डाक का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। पत्र के समान इसमें भी अनुलग्नक लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम पत्र को कागज में लिखते थे, इसे कागज में नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखते हैं, लेकिन लिखा पत्र के समान ही जाता है। प्रेषण डाक के द्वारा नहीं किया जाता, वरन इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। पत्र को हम डाकिया के द्वारा भेजते थे, लेकिन इसे हम इंटरनेट के माध्यम से भेज देते हैं, लेकिन भेजा इसको भी जा रहा है। इसमें भी अनुलग्नक लगाए जा सकते हैं, पत्र में भी लगाए जा सकते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता था।
अगला प्रश्न था कि अधिसूचना क्या होती है। अधिसूचना क्या है इसके बारे में बताना था। देख लेते हैं अधिसूचना में क्या लिखना था। अधिसूचना एक विशेष प्रकार की सूचना जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में ना होकर सरकार के राजपत्र आदि के द्वारा किया जाता है, उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना का मतलब है कि एक ऐसी सूचना का ऐसे पत्र प्रारूप है जिसमें किसी सूचना को समाचार पत्र के माध्यम से नहीं बल्कि सरकार के राजपत्र अर्थात गजट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, उसे अधिसूचना कहा जाता है। इसमें सांविधिक कानूनी नियमों एवं आदेशों की घोषणा की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी एक्ट वगैरह आया, कोई नियम आदेश आदि आता है तो उसे अधिसूचना के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था कि अधिसूचना किस हेतु भेजी जाती है, क्यों भेजी जाती है अधिसूचना। तो देख लेते हैं अधिसूचना क्यों भेजी जाती है। अधिसूचना का प्रयोग नंबर 1, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्तियों, नियमों, छुट्टियों, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण, आदेश, स्थानांतरण की सूचना प्रकाशित करने में। अर्थात जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति आदि के बारे में सूचना प्रकाशित करने के लिए नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अगला है अधिनियमों, कानूनों के प्रकाशन में। जो एक्ट वगैरह संसद में पारित होते हैं उनके प्रकाशन में भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। सरकार की ओर से जन सामान्य तक अन्य जानकारियों को पहुंचाने में। अन्य जानकारियों से मतलब कोई योजना है, कोई विशेष लाभ परियोजना है, उसको जनता तक पहुंचाना है तो भी नोटिफिकेशन का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अधिसूचना के प्रयोग में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में अंतर लिखिए। देख लेते हैं अंतर क्या है। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र। शासकीय पत्र व्यक्तिगत पहचान का अभाव होता है। अर्धशासकीय पत्र में व्यक्तिगत पहचान का ही उल्लेख होता है। इसका मतलब है कि शासकीय पत्र में व्यक्तिगत पहचान नहीं लिखी होती है, सिर्फ पद नाम लिखा जाता है, और अर्धशासकीय पत्र में व्यक्तिगत नाम भी लिख दिया जाता है। शासकीय पत्र में औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बल्कि अर्धशासकीय पत्र में मित्रतापूर्वक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शासकीय पत्र जो होते हैं वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी लिखे जा सकते हैं, बल्कि अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वह एक समान रैंक के अधिकारियों के मध्य लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र में महोदय संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र में प्रिय, मेरे प्रिय, इस प्रकार के संबोधन प्रयोग किए जाते हैं। शासकीय पत्र का समापन भवदीय से किया जाता है और अर्धशासकीय पत्र का समापन आपका शब्द से किया जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अर्धशासकीय पत्र जो होते हैं वो मित्रतापूर्वक लिखे जाते हैं, जिनमें कि साधारण भाषा का प्रयोग किया जाता है, और शासकीय पत्र जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, इसलिए इनमें औपचारिक भाषा का, मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने ये देख लिया शासकीय और अर्धशासकीय पत्र में अंतर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विज्ञापन एवं अधिसूचना में अंतर लिखिए। विज्ञापन और अधिसूचना में अंतर बताना है, एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन में। अच्छा प्रश्न था ये। विज्ञापन क्या होता है, इसे निजी व सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विज्ञापन को गवर्नमेंट भी कर सकती है और प्राइवेट कंपनियां भी कर सकती हैं। अधिसूचना को केवल सरकार ही प्रकाशित कर सकती है। उत्पाद के विक्रय व प्रचार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन का प्रयोग उत्पाद के विक्रय और प्रचार हेतु किया जाता है, बल्कि अधिसूचना का प्रयोग अधिकारियों के संबंध में सूचना देने हेतु किया जाता है। अधिसूचना से हम अधिकारियों के संबंध में सूचना देते हैं, जबकि विज्ञापन से उत्पाद के बारे में सूचना देते हैं। इसमें विज्ञापन में कानूनों का प्रकाशन नहीं किया जाता, मतलब कोई एक्ट यदि पारित होता है तो उसे विज्ञापन के द्वारा नहीं प्रकाशित किया जाता, बल्कि अधिसूचना के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार अंतर आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित गद्यावतरण का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। साथियों, इस अनुवाद करने से पहले आपको अनुवाद के संबंध में कुछ जानकारी दे दें। साथियों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हमें लोक सेवक बनाना चाहता है। लोक सेवक जनरलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अंग्रेजी की सामान्य समझ होना चाहिए। यहाँ पर यही चेक किया जा रहा है कि अंग्रेजी की सामान्य समझ हो। यहाँ पर आपको गूगल ट्रांसलेटर नहीं बनना है। कहने का मतलब ये है कि आपको शब्द अनुवाद नहीं करना है, आपको भाव अनुवाद पर जोर देना है। कुछ शब्द जो होते हैं जिनके विशिष्ट अर्थ होते हैं,
जिन्हें हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, उनका प्रयोग करते हुए हमें भाव अनुवाद पर जोर देना है। शब्द अनुवाद इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परीक्षक एक बार हिंदी अनुवाद पढ़ता है, उसके बाद फिर वह अंग्रेजी अनुवाद को चेक करता जाता है। यदि आप शब्द अनुवाद करेंगे तो वह समझ जाएगा कि आपको अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान में अंतर होता है। इसीलिए हमको जोर देना है कि हम भाव अनुवाद पर जोर दें, शब्द अनुवाद पर नहीं। शब्द शब्द जैसे आपने स्टार्ट में ही लिख दिया, जो शब्द है उसके नीचे उसका अंग्रेजी में लिख दिया, तो सेंटेंस फॉर्मिंग जो होती है, जो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वह फॉलो नहीं होगा। इसीलिए अनुवाद करने से पहले इतना जान लेना जरूरी था कि भाव अनुवाद करना है, पॉइंट टू पॉइंट, शब्द टू शब्द नहीं जाना है। चलिए देख लेते हैं इनके अंग्रेजी अनुवाद क्या होते हैं। साथियों, इनके अंग्रेजी अनुवाद हम सीधे फोटो में प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उनका उपयोग आपकी आंसर कॉपी से मैच कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो उत्तर हम लिखेंगे, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप बेहतर रूप से आप अपने उत्तर से फिर उसका मिलान कर सकते हैं। तो इसका हमें हिंदी दिया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करना था। यह पहला प्रश्न है। द्रव्य का जितना गौरव होता है, उतनी ही उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है। अर्थात द मोर प्राइड अ सब्सटेंस हैज मोर इट्स परचेजिंग पावर इंक्रीज। इस प्रकार से आपको इनके उत्तर लिखते थे। अर्थात एक पंक्ति पढ़ी, उसके भाव का अनुवाद करके आपने यहाँ पर लिख दिया। द्रव्य की क्रय शक्ति बढ़ने से लोग उस पर काफी भरोसा करने लगते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ मटेरियल, पीपल स्टार्ट टू ट्रस्ट हिम अलॉट। ऐसा होने पर सारी प्रजा द्रव्य संचय की ओर झुक पड़ती है, जिसका अवश्यम भावी परिणाम यह होता है कि समाज में मुख्य अर्थ का उत्पादन और गौण अर्थ का उत्पादन अधिक होने लगता है। When this happens, the whole people are inclined towards the accumulation of matter, the inevitable result of which is that the production of the main meaning in the society become less and production of secondary meaning start to increase। इस प्रकार आप इस पंक्ति का भावार्थ लिख सकते थे। अब यहाँ पर मैं पूरे को पढ़ने नहीं जा रहा हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने का आप आगे का ले लीजिए, इतने का। इस प्रकार यहां पर ये खत्म हो जा रहा है, तो इनके आप इस प्रकार लिख सकते थे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न था, अगला था कि अंग्रेजी गद्यापत्रण का हिंदी में अनुवाद करना था। अब इसका भी सेम वही है, भावार्थ करना है, शब्द अनुवाद नहीं करना है, भाव अनुवाद करना है। Water scarcity can be defined as the situation when people don't have enough water to fulfill their basic needs. India is one of the many countries that are facing water scarcity today. In the Rajasthan and some parts of Gujarat, women have covered long distance on foot order to get pot of water. In cities like Bangalore, a family has to spend some Rs 15 to 20 meet their daily water needs. The problem becomes severe during summer months when availability of water decreases again. A recent study has revealed that the about 25% urban population lack accessibility to fresh water. Also, there are several cases of privatization of water bodies. This often leads to water scarcity in the nearby areas. इस तरह ये पूरा अनुच्छेद है, यहाँ पर पूरा पढ़ने नहीं चाह रहा हूँ मैं। इसको आप शब्दानुवाद भी नहीं, इसका भावानुवाद करेंगे इस प्रकार। पानी की कमी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता है। इस प्रकार आप हर लाइन का भावानुवाद करके लिखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने लिखे हुए विवरण से मिला लीजिए। स्क्रीनशॉट इतना लिया गया हो तो अगला जो शेष है, इतने का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने को जांच लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए तथा रेखांकित पंक्तियों का भाव पल्लवन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर ये गद्यांश दिया था, इसमें था पहला
इसका संक्षेपण करना है पूरे का, और ये जो लाइन दी है, मानवीय व्यक्तित्व का निर्माण मनुष्य की अपनी सूझबूझ, एकाग्रता, परिश्रम और पराक्रम का प्रतिफल है। इसका पल्लवन करना था। ऐसा प्रतिफल जो अन्य जगत के अन्य उपार्जनों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं और अधिक प्रयत्नरत है, इस प्रतिफल की प्राप्ति में संकल्प, सहायक और दूरदर्शिता। इस प्रकार ये पूरा गद्यांश था। और अगला था, ऐसे लोगों को लोग अपने गुणों के कारण महानता को उपलब्ध होते हैं। इनका पल्लवन करना था। तो चलिए देख लेते हैं इनका उत्तर कैसे लिख सकते थे हम। संक्षेपण, सबसे पहले उसका संक्षेपण लिख देते हैं हम। संक्षेपण कैसे, देखिए संक्षेपण लिखते समय बात यह है कि आपको एक या दो से तीन पंक्तियां एक बार में पढ़ लेनी है और उनको संक्षेप करके लिख देना है, क्योंकि हम पढ़ते हैं एक तिहाई संक्षेपण करना है, तो क्यों ना हम तीन पंक्तियों को पढ़ें और एक पंक्ति में उसका संक्षेपण करके लिख दें। ये बेस्ट और सरल तरीका होता है संक्षेपण करने का। तो चलिए संक्षेपण करते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति की उपज होता है, जो संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तीन पंक्तियों का हमने एक लिख दिया। सामान्य जन संघर्ष के बिना संपन्नता चाहते हैं। जो सामान्य जन होते हैं वह बिना संघर्ष के संपन्नता चाहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। सादा जीवन उच्च विचार जो होता है वह अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। इनसे छद्म तारीफ तो रुक जाती है। इनसे क्या होता है, जो छुपी छुपाई नकली जो तारीफ होती है वह रुक जाती है, एवं लोगों की श्रद्धा बढ़ जाती है। मतलब लोगों का विश्वास आप पर बढ़ जाता है, जो महानता का द्योतक है, और यही महानता को दर्शाता है, दिखाता है। यह हमने संक्षेपण लिख दिया है 1/3 में। अब हम इस पल्लवन लिखते हैं। अब हम इसका मानवीय व्यक्तित्व, इस पंक्ति के लिख देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम परीक्षक को पहली पंक्ति का पल्लवन लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर उसको इसका पल्लवन प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मानव को उसके व्यक्तित्व के आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही उसके गुणों एवं दुर्गुणों का प्रथम परिचायक होता है। यह व्यक्तित्व उसे उसकी चेतना के सदुपयोग से प्राप्त होता है। उसकी एकाग्रचित परिश्रम की क्रिया उसे ही अच्छा व्यक्ति बनाती है। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा प्राप्त अनुभव रूपी ज्ञान व्यक्तित्व के विकास में योगदान देता है। ये हमने लिख दिया उसके भाव को, पल्लवन को। उसके बाद हमने एक उदाहरण भी दे दिया कि किस प्रकार अच्छा व्यक्तित्व। तो लाल बहादुर शास्त्री एवं अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्व उनकी अपनी सूझबूझ, एकाग्रता, परिश्रम और पराक्रम के ही प्रतिफल हैं। ये हमने उदाहरण भी दे दिया और उसका पल्लवन भी कर दिया कि हाँ, एकाग्रचित्ता, सूझबूझ, परिश्रम ही व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो ये इस प्रकार से आप उसका पल्लवन लिख सकते थे। अगला पल्लवन था कि लोग अपने गुणों के कारण ही महानता को उपलब्ध होते हैं। लोग अपने गुणों के माध्यम से ही महानता को उपलब्ध होते हैं, मतलब वो अपने गुणों के माध्यम से ही महानता को प्राप्त करते हैं। तो इसका हम लिखेंगे कि गुण ही मनुष्य का मूल्यांकन करते हैं। जो गुण होते हैं वही मनुष्य का मूल्यांकन करते हैं। उसका अच्छा व्यवहार, शुभाचरण व्यक्ति को औरों से अलग दिखाता है। अच्छे गुणों से आशय परोपकार, दया, सदाचार, परिश्रम, पराक्रम, धैर्य आदि से है। हमने अच्छे गुण भी बता दिए कि ये गुण होने चाहिए। यही गुण महानता के प्रेरक हैं। महात्मा गांधी महान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अहिंसा जैसे गुण को धर्म मानते थे। सद्गुण मानव मस्तिष्क में सदचेतना को उद्दीपित करते हैं। यही चेतना परिश्रम हेतु प्रेरणा देती है, और परिश्रम ही वह सर्वोच्च गुण है जो महानता का सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक है। हमने बता दिया कि गुण ही महानता को उपलब्ध कराते हैं। वो गुण भी बता दिए कौन कौन से हैं, किस प्रकार करते हैं वो भी बता दिया, और सबसे महान जो गुण है वह भी बता दिया, परिश्रम। इस प्रकार आप इसका पल्लवन लिख सकते थे। अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न था, 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। 15 प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न था, 15 नंबर का। पहला था परिपत्र का महत्व क्या है, इसका प्रारूप प्रस्तुत करना था। इसका महत्व बता देते हैं परिपत्र का। तो पहले बता देते परिपत्र स्टार्टिंग में। परिपत्र के माध्यम से कोई भी मंत्रालय या विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों को विभागीय सूचना या आदेश भेजता है। यह तो हो गया शॉर्ट। अब इसका महत्व क्या लिखते हैं कि परिपत्र का महत्व सभी विभागों की नीति विषयक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परिपत्र का प्रयोग करते हैं। सभी मंत्रालय जो होते हैं, किसी नीति के विषय में जानकारी देना है तो परिपत्र का उपयोग करते हैं। इसमें प्रेषक एक होता है लेकिन प्राप्तकर्ता अनेक होते हैं। ठीक है,
आंतरिक प्रशासन में विभिन्न रूपों में इसका महत्व है। आंतरिक प्रशासन में बहुत सारे रूपों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ज्ञापन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, शासकीय पत्र के रूप में कर सकते हैं, आदेश के रूप में भी इसका महत्व होता है। अगला है सूचनाओं की एक रूपता सुनिश्चित करने में, अर्थात यहाँ पर हम किसी के परिपत्र के द्वारा हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, संभावनाएं ही नहीं रहती, क्योंकि एक ही पत्र जो सबको जाना है, इसलिए एक रूपता सुनिश्चित होती है। त्रुटिहीन सूचनाओं के संप्रेषण हेतु सटीक माध्यम है, मतलब ऐसी सूचनाएं जिनमें गलती नहीं है उनके संप्रेषण हेतु सटीक माध्यम है। समय, श्रम, व्यय तीनों की बचत होती है, अर्थात समय बच जाता है, एक ही साथ में सेंड हो गया सबको। श्रम, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक ही बार लिखा और भेज दिया। व्यय, ज्यादा खर्च नहीं होता है अलग अलग मेहनत के ऊपर। इसी तरह इसके महत्व को आप लिख सकते थे। अगला था कि इसका प्रारूप लिखना है। प्रारूप कैसा था कि परिपत्र का प्रारूप प्रारूप यदि आपसे पूछे जाएं तो आप कोशिश करें कि भारत सरकार के अनुसार लिखें, क्योंकि भारत सरकार के जो पत्र होते हैं वह सटीक एवं स्पष्ट होते हैं। यह बुराई नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार की नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं। परिपत्र का प्रारूप कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले ऊपर मध्य में सबसे पहले जो जिस सरकार से है, मध्य प्रदेश सरकार है या भारत सरकार है, उसका नाम लिखाएगा, बीच में मंत्रालय और नीचे उसका विभाग। नीचे क्रमशः पत्रांक और दिनांक लिखे जाएंगे, जैसा कि इस प्रारूप में हमने लिखा है। उसके बाद मुख्य विषय पर टिप्पणी की जाएगी। मुख्य विषय लिखने के बाद अंत में दाएं तरफ हस्ताक्षर, पदनाम और उसका शासकीय पता लिखा जाएगा। उसके बाद यह जो प्रतिलिपि जिस जिस को प्रेषित की जानी है, उनके नाम, उनके पदनाम और उनके विभाग का नाम लिखा जाएगा। इस तरह परिपत्र का प्रारूप आप लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न था, अनुस्मारक की विशेषताएं लिखते हुए इसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अनुस्मारक है, इसका प्रारूप हमको दिखाना है। अनुस्मारक को हम स्मरण पत्र भी कहते हैं। पहले देख लेते हैं कि यह क्या होता है। स्मरण पत्र द्वारा विलंबित कार्यवाही को पुनः संचालित करने हेतु ध्यान आकर्षित किया जाता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पहले इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अनुस्मारक पत्राचार का ही एक रूप है। यह एक ध्यानाकर्षण पत्र है, इसमें उत्तर की आशा की जाती है। इसकी भाषा नम्र या आवश्यकता अनुसार कड़ी भी हो सकती है। इसका स्वरूप संक्षिप्त होता है। प्रत्येक अनुस्मारक पर मूल पत्रांक का अंकन होता है। इसका मतलब यह होता है कि जो अनुस्मारक रहेगा उस पर जो मूल पत्र जिसके संबंध में यह अनुस्मारक है, उसका अंक जो होगा, जो उसका क्रमांक होगा, उसको लिखा जाएगा। इसका प्रारूप शासकीय पत्र के समान ही होता है। अनुस्मारक भी शासकीय पत्र ही होता है, इसलिए इसका प्रारूप भी उसी के समान होता है। पहला अनुस्मारक 30 दिन के बाद, दूसरा अनुस्मारक उसके 15 दिन बाद, तीसरा अनुस्मारक दूसरे अनुस्मारक के 7 दिन बाद भेजा जाता है। इस प्रकार ये अनुस्मारक भेजे जाते हैं। चलिए यह प्रश्न पूरा हो जाता है। अब इसका देख लेते हैं आगे इसका प्रारूप क्या था। तो प्रारूप में सबसे पहले लिखेंगे कि अनुस्मारक भेज रहे हैं, शासकीय अनुस्मारक। सबसे पहले उसकी संख्या लिखी जाएगी दाएं तरफ, बाएं तरफ प्रेषक, उसका पदनाम, उसका विभाग और उसका कार्यालय का पता लिखा जाएगा। जैसे कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, इस प्रकार उसका कार्यालय का पता लिखा जाएगा। अगला लिखा जाएगा सेवा में, जिसके लिए भेजना है उसका लिखा जाएगा, उसका पदनाम, कार्यालय और स्थान। विषय लिख देंगे कि किस विषय में भेजा जा रहा है। तो विषय में लिखा जाएगा कि उक्त विषय के संबंध में यह क्या है, अनुस्मारक है। नीचे महोदय लिखेंगे, इसका पत्रांक यहां पर डालकर और उसके संबंध में लिखेंगे कि यह अनुस्मारक है, कृपया कार्यवाही को अग्रसर करें और हमें अनुग्रहित करें। भवदीय हस्ताक्षर नाम जो भेज रहे हैं उनका लिखा जाएगा यहां पर। ये अनुस्मारक का प्रारूप होता है। इस प्रकार आपको लिखना होता है। साथियों, हमने प्रारूप पूछा था। प्रारूप का मतलब होता है कि आपको खाका दिखाना है, सिर्फ पूरा लिखना नहीं है उसके अंदर का। तो इसलिए इस तरह का आप प्रारूप देखें। हाँ, आप ये प्रारूप लिखें। और इस प्रश्न के पूरे हो जाने पर अगला प्रश्न था कि कार्यालय की पुरानी वस्तुओं को नीलाम करने के लिए आपको एक निविदा का प्रारूप प्रस्तुत करना है। आपको एक निविदा लिखनी है कार्यालय की पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए। तो यहां पर आप लिख देंगे सीधा सा कि कार्यालय डैश डैश कार्यालय लिखा है, इसका मतलब कि जो भी कार्यालय होगा उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। और मध्य प्रदेश सरकार का है तो मध्य प्रदेश लिख देंगे। और कार्यालय का स्थान जो पता है, आवासा, आप नाम ना लिखें, आवासा ABC, मिस्टर ABC से ही काम चला लें, क्योंकि नाम संकेत दिखाते हैं जो कि आपके गलत प्रभाव छोड़ेगा। तो हमने लिख दिया कि पता इसका भोपाल में है। क्रमांक जो है पत्र का ये है, निविदा का क्रमांक ये है और दिनांक आज की जो होगी वो यहाँ पर डल जाएगी।
इसका विषय जो होता है वह बिना हेडिंग डाले हुए बीच में लिख दिया जाता है। विषय लिख देंगे पुराने या अनुपयोगी सामान की तात्कालिक नीलामी हेतु निविदा का आमंत्रण, मतलब वर्तमान में जो है सामान उसकी ही हम नीलामी कर रहे हैं। अब नीचे मेन बॉडी पर आ जाते हैं, उसमें लिखेंगे कि आवासाक कार्यालय में उपलब्ध पुराने सामान जैसे जो भी सामान है उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे, पंखा, कूलर, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर का विक्रय सीलबंद लिफाफे में एक मुश्त राशि के आधार पर किया जाना है। मतलब इनका विक्रय जो है वो सीलबंद लिफाफे में करेंगे एक मुश्त राशि के साथ, एक बार में ही पैसे चाहिए है। इस हेतु इच्छुक क्रेता जो भी इच्छित हैं जहां सामान जिस स्थिति में जिस मात्रा में उपलब्ध है के आधार पर क्रय करने हेतु अपना निविदा पद प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे में दिनांक इतने तक प्रस्तुत करें। इसका मतलब ये है कि जो भी खरीदना चाहता है सामान जिस स्थिति में जितना है उतना ही बेचा जाएगा। यदि आपको चाहिए है तो उसके लिए सीलबंद लिफाफे में निविदा आप इतनी तारीख तक प्रस्तुत कर दीजिए। उक्त कार्यवाही को निरस्त करने का अधिकार आवासा कार्यालय के पास रहेगा, मतलब उस कार्यालय के पास ही रहेगा। यदि ये कार्यवाही को निरस्त करना चाहे तो आप हस्ताक्षर पदनाम लिख सकते हैं, जो भी इस कार्यालय का प्रमुख होगा उसकी यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार निविदा का प्रारूप होता है। निविदाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी, अखबार में बहुत सारी आती हैं, तो इसलिए सरल प्रश्न था, इतना कठिन नहीं था। इस प्रकार का प्रारूप था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था कि अर्धशासकीय पत्र का महत्व बताते हुए इसका प्रारूप बताइए। अर्धशासकीय पत्र का हम प्रारूप महत्व बता देंगे। सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र अधिकारियों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। यह गोपनीय मामले पर शीघ्र विचारण हेतु प्रयुक्त होते हैं। गोपनीय मामले पर शीघ्रता से विचारण करेंगे। समान स्तर के अधिकारियों में अनौपचारिक वार्तालाप हेतु प्रयुक्त होते हैं। ये समान स्तर के अधिकारियों में प्रयुक्त किए जाते हैं अनौपचारिक वार्तालाप हेतु, मतलब मित्रतापूर्वक वार्तालाप हेतु। विशेष मामले पर प्रेषक का ध्यान आकर्षित करने हेतु भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि कोई हमारे मित्र हैं जो अधिकारी हैं, उसी रैंक के हैं, हम आईपीएस हैं, वो आईएएस हैं, तो हम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी अधिकारी की निजी सम्मति अभिमत प्राप्त करने के लिए, यदि हम उनकी किसी बारे में उनका मत जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी इस पत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अनावश्यक विलंब को दूर करने हेतु, यदि किसी कार्य में अनावश्यक विलंब हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए भी यह पत्र हम भेज सकते हैं। अनुस्मारक पत्र के बाद भी उत्तर न मिलने पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कि आपने किसी कार्यवाही के लिए अनुस्मारक भेज दिया है, फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो अनौपचारिक रूप से आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, अनुस्मारक काम न करने के बावजूद भी। इस प्रकार आप लिख सकते थे। आगे इसी प्रश्न का एक भाग था कि अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। अर्धशासकीय पत्र में ऊपर लिखा जाएगा अर्धशासकीय पत्र। सबसे पहले लिखा जाएगा दाईं तरफ, मेरे दाईं तरफ, प्रश्न के बाईं तरफ अर्धशासकीय पत्र संख्यांक, इसका संख्यांक लिख जाएगा, मंत्रालय कार्यालय जिस मंत्रालय से हैं, स्थान और दिनांक भी लिख जाएगा। इसके बाद बाईं तरफ प्रेषक और प्रेषक का पद नाम। उसके बाद हम जिसको को भेज रहे हैं उसका प्रिय श्री करके नाम लिख जाएगा। उसके बाद मुख्य बॉडी जो भी विषय है उसका लिख देंगे और आखिरी में सद्भावनाओं सहित करके हमारा नाम, हस्ताक्षर, पदनाम आदि लिखकर इसे समाप्त करेंगे। और नीचे जो प्राप्त करता है उसका पूरा नाम, पदनाम लिख जाएगा। इस प्रकार से अर्थशास्त्र के पत्र का प्रारूप लिख सकते थे। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार पांचवा प्रश्न पूरा हो जाता है। नीचे है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह अपठित गद्यांश है, गद्यांश पढ़ लेते हैं। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। कर्मशीलता में ही वह जीवन की सफलता को समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठना वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में भी वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वह बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। संतोष उसका धन है, वह परिस्थितियों का दास नहीं है बल्कि परिस्थितियां ही उसकी दासी हैं। यह अपठित गद्यांश था। इसके प्रश्न देख लेते हैं। शीर्षक देना है, हाथ पर हाथ धरना, दांतों तले तले चबाना, मुहावरे का अर्थ लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन करना है, आदर्श व्यक्ति विपत्तियों में किस प्रकार व्यवहार करते हैं इसका उत्तर देना है, और कर्मशीलता से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके इनका उत्तर। शीर्षक हम दे सकते हैं कर्मशील आदर्श व्यक्ति, या सीधा आदर्श व्यक्ति भी आप इसका शीर्षक दे सकते थे, दोनों ही सही हैं। हाथ पर हाथ धरना, इस मुहावरे का अर्थ है निकम्मे बैठे रहना, निकम्मे होना इसका अर्थ है। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है दंग रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक्के रह जाना। आदर्श व्यक्ति के गुण,
अगला प्रश्न था तीसरा कि आदर्श व्यक्ति के गुण कौन कौन से हैं, तो उसी में दिए गए थे कर्मशील, कर्मशील का हमने विवरण दे दिया थोड़ा सा। जनसेवा, जनसेवा उसका गुण है, तो जनसेवा करता है वो जब जो समय मिलता है। लगन और उत्साह, काम करने की लगन है और उत्साह हमेशा एंथुजियास्टिक रहता है वो। धैर्य व संतोष, जब विपत्ति आती है तो धैर्य और संतोष के साथ में कार्य करता है। यह आदर्श व्यक्ति के गुण थे। अगला था कि आदर्श व्यक्ति विपत्तियों में कैसे कार्य करते हैं, तो वह विपत्तियों में धैर्य से कार्य करते हैं और विपत्ति का डटकर सामना करते हैं। उनकी कार्यकुशलता इस समय अनुकरणीय होती है, मतलब उनकी कार्यकुशलता जो होती है वह मानने एवं जानने योग्य होती है। अगला था कि आदर्श व्यक्ति की कर्मशीलता से आप क्या समझते हैं, तो आदर्श व्यक्ति की कर्मशीलता से आशय है कार्य करने की उस दृढ़ इच्छा शक्ति से जो उसे निरंतर कर्म में संलग्न बनाती है। इसके कारण ही व्यक्ति क्षण मात्र के लिए भी निष्क्रिय नहीं रह पाते। कर्मशीलता व्यक्ति को काबिलियत प्रदान करती है। इस प्रकार आप कर्मशीलता को डिफाइन कर सकते थे। अपठित गद्यांश पूरा हो जाता है। इन प्रश्नों में ज्यादा दम नहीं रहता है, मुख्य रूप से बात करें तो आपकी क्रिएटिविटी ही यहाँ पर काम आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सभा पर प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम हुआ है उस पर एक प्रतिवेदन आपको प्रस्तुत करना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार लिखेंगे इस प्रतिवेदन को। प्रतिवेदन का अर्थात हिंदी में रिपोर्ट होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। साथियों, प्रतिवेदन बहुत सारे होते हैं, जांच वाले हो सकते हैं, आयोजन वाले हो सकते हैं, व्यावसायिक हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रत्येक प्रतिवेदन का प्रारूप अलग रहता है। ये सभा का है, कार्यक्रम आयोजन का है, तो इसका प्रारूप अलग रहेगा। देखते हैं हम हिंदी सभा का प्रतिवेदन। आवास संस्थान में 7 से 21 सितंबर के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हमने बता दिया कि हिंदी दिवस 14 तक को मनाया गया था, क्योंकि 7 से 21 तक कार्यक्रम चल रहे थे वहां। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन के साथ हुई। तत्पश्चात छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष काखागा मुख्य अतिथि याराला के रूप में उपस्थित थे, जिनका स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ हिंदी की ऐतिहासिकता से किया गया था, क्योंकि हिंदी का था कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वागत भाषण में प्रस्तुत करते हुए प्रधानाचार्य ने सभी को हिंदी दिवस की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि हिंदी सहज भाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हुई है। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। तदुपरांत गृह मंत्री जी के संदेश का पाठन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के निदेशक का खागा ने हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसे राष्ट्रभाषा बनाने हेतु प्रयत्न करना होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी ने हिंदी के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और राष्ट्रभाषा बनाने हेतु इसके कर्तव्यों को स्मरण करवाया और इंग्लिश जैसी संकल्पनाओं पर खेद व्यक्त किया। उनके संबोधन के पश्चात निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार बांटे गए। कार्यक्रम के अंत में प्राध्यापक जी ने समस्त अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें सम्मानित किया। इस प्रकार की रिपोर्ट आप यहां पर लिख सकते थे। 15 अंक का प्रश्न था। ठोस रूप से 2 पेज लिखेंगे तो काफी हो जाएगा। अगला था अल्पसंख्यकों की शिक्षा में सुधार करने हेतु आपको एक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। समस्त कार्यवाही के पश्चात एक प्रतिवेदन बताइए। तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा में सुधार करना है, इसके लिए यह जांच प्रतिवेदन है, इसका प्रारूप अलग होगा। इसमें श्रीमान ए की अध्यक्षता में यह समिति अल्पसंख्यकों की शिक्षा में सुधार हेतु गठित की गई थी। समिति का विवरण क्या है कि अध्यक्ष हैं श्रीमान ए और 4 सदस्य हैं, श्रीमान ए बी सी डी। ठीक है, बी सी डी ई जो भी लिख सकते हैं आप लिख दें। समिति ने कुल 5 बैठकें की। 5 बैठकों में सभी नामित सदस्य उपस्थित थे। समिति 1 वर्ष हेतु गठित की गई थी। यह समिति का हमने विवरण दे दिया। समिति का विवरण इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। समिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के आकलन के बाद जांच की रूपरेखा को तैयार किया गया और दूसरी बैठक से समिति ने जांच पर कार्य करना शुरू किया। समिति ने अल्पसंख्यक विभाग व शिक्षा विभाग के PQRS आदि व्यक्तियों से पूछताछ की और उनसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में अनियमितताओं के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान इस विषय के निम्न कारणों का पता चला। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जांच की, इन लोगों से बात की, ये भी बता दिया। अब कारण क्या पता चली कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा क्यों कमजोर है, तो उन कारणों का विवरण यहां पर दे देंगे संक्षिप्त में। पहला है कि नीतियों की अनियमितता है। अल्पसंख्यक जागरूक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय है, ये इनके कारण है। जांच के दौरान इनको सलाह भी मिली, सलाह को भी लिख देते हैं। आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए, ये सलाह मिली ताकि अल्पसंख्यकों की शिक्षा में इस प्रकार सुधार किया जा सकता है। साक्ष्यों की गहन पड़ताल के बाद समिति निम्न सलाह देती है। अब यहां पर समिति ने भी सलाह दी है तो उनको भी अंकित करेंगे। सलाह देती है जिससे भविष्य में यह
समस्या उत्पन्न ही ना हो, आगे भी इस समस्या को उत्पन्न होना बंद हो जाए। योजनाओं को पुनः योजित किया जाए, मतलब जो योजनाएं चल रही हैं उनको पुनः सुधार करके पुनः लागू किया जाए। विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की जाए, इस हेतु कार्य करने के लिए विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की जाए अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु। जांच हेतु एक नियमित आयोग का गठन किया जाए। इसका मतलब है कि जो योजनाएं हैं, जो अधिकारियों की जांच मूल्यांकन करने हेतु एक निश्चित आयोग का गठन भी किया जाए जो इस हेतु समर्पित हो। ये यहाँ पर समिति सलाह देती है। अगले लिखते हैं कि समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। निदेशक महोदय इस प्रतिवेदन के आधार पर जो भी कार्यवाही करना चाहें वे कर सकते हैं। यह अंतिम रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। यहाँ पर प्रतिवेदक जो थे उनके हस्ताक्षर सभी के हो जाएंगे, अध्यक्ष समेत। इस प्रकार यह रिपोर्ट समाप्त हो जाती है। इस प्रकार आप रिपोर्ट लिखेंगे तो अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, राज्य स्तरीय गणतंत्रता दिवस के आयोजन पर एक संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। संक्षिप्त प्रतिवेदन दिखाना है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न का उत्तर, जिसमें प्रतिवेदन हमको गणतंत्रता दिवस पर लिखना है। तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे, 26 जनवरी की बात हो रही है, राजधानी से बात हो रही है, क्योंकि राज्य स्तरीय पूछा है तो राजधानी डाल दिया। राज्य की राजधानी शहर ए में 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस का समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्य के राज्यपाल महोदय जी ने ध्वजारोहण करके कार्यक्रम का आरंभ किया। तत्पश्चात छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई। यहां पर आपने प्रारंभ कर दिया। उसके बाद प्रधानाध्यापक बी ने सभी लोगों को स्वागत भाषण में प्रस्तुत करते हुए आज के दिन की ऐतिहासिकता बताई और राष्ट्र की एकता और अखंडता का बखान किया। उन्होंने सभी लोगों को बंधुतापूर्ण भाईचारे के विकास हेतु प्रेरित किया। यहां पर स्टार्ट हो गया। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल महोदय जी ने अपना बहुमूल्य भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने देश की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हुए सभी से संविधान के पालन की शपथ ली। साथ ही उन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक सी ने सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद आभार प्रदान किया तथा अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इस तरह की रिपोर्ट एक सारगर्भित, संक्षिप्त और संपूर्णता का प्रदर्शन करने वाली होती है। आप इस प्रकार की रिपोर्ट को लिखेंगे तो अवश्य ही रूप से अच्छा उत्तर माना जाएगा और आपको अंक भी निश्चित तौर पर अच्छे मिलेंगे। इस प्रकार हमारा यह वाला डिस्कशन पूरा होता है। आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लें और अपने उत्तर से इनका मिलान करें। जो भी पॉइंट रह गए हैं उन्हें जोड़ें और अगले टेस्ट में उन सुधारों को सम्मिलित करें ताकि आप और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।